हेलो फ्रेंड्स, दिस इज डॉक्टर विवेक माहेश्वरी एंड वेलकम टू साइकोलॉजी की पाठशाला। अपनी साइकोलॉजी की पाठशाला के कल वाले वीडियो में हमने एक टॉपिक स्टार्ट किया था, डिफेंस मैकेनिज्म, या आप उसको कहें ईगो डिफेंस मैकेनिज्म। इस डिफेंस मैकेनिज्म की सीरीज का आज ये दूसरा टॉपिक है, या मैं कहूं कि दूसरा वीडियो है, क्योंकि कल वाले वीडियो में केवल हमने 3 डिफेंस मैकेनिज्म के बारे में बात की थी, रिप्रेशन, सप्रेशन एंड रैशनलाइजेशन। आज हम 5 डिफेंस मैकेनिज्म के बारे में बात करने वाले हैं। तो सीधे आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। तो आज की पहली डिफेंस मैकेनिज्म है जिसको कहते हैं रिग्रेशन। ये बात ध्यान रखिएगा कि यदि आपने डिफेंस मैकेनिज्म को नहीं समझा है कि डिफेंस मैकेनिज्म क्या होती है, तो कल वाला वीडियो पहले देख लीजिए, फिर उसके बाद ये वाला वीडियो देखिएगा। लेकिन देखिएगा जरूर, क्योंकि तभी आपको सारी के सारी डिफेंस मैकेनिज्म अच्छी तरह से समझ में आने वाली है। रिग्रेशन, रिग्रेशन जिसको कहते हैं प्रतिगमन। रिग्रेशन का मतलब होता है पीछे की ओर लौटना। कहां पर पीछे लौटना है? मैं जहां पर खड़ा हूं वहां से मैं पीछे हो जाऊं, आप जहां पर खड़े हैं, जहां पर बैठे हैं वहां से पीछे हो जाएं? नहीं। पीछे की ओर लौटने का मतलब है कि आप अपने चाइल्डहुड की तरफ चले जाएं। पीछे की ओर लौटने का मतलब है कि आप जिस एज के हैं उस एज से कम या छोटी उम्र की जो व्यवहार है उसको आप करने लग जाएं, उसको कहते हैं रिग्रेशन। तो ये डिफेंस मैकेनिज्म कैसे है? देखिए, कभी कभी क्या होता है कि जब आपके अंदर ऐसे आवेग, ऐसी इंपल्स या ऐसा कोई पेन रहता है, ऐसा कोई कॉन्फ्लिक्ट रहता है, जब आप उसको पब्लिकली उसको मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, पब्लिकली उसको रिजॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, तब क्या होगा? तब आपको कुछ लोग ऐसे मिलेंगे कि वो बच्चों की तरह रोने लगते हैं। तो आप कहते हैं, अरे बच्चों की तरह रो क्यों रहा है? कुछ लोग बच्चों की तरह खेलने लगते हैं, कुछ लोग बच्चों की तरह बात करने लगते हैं, कुछ लोग बच्चों की तरह नाटक करने लगते हैं। इसका मतलब क्या है कि वो जब बच्चों की तरह जो एक्टिविटी की तरफ जा रहे हैं, तो उनका जो कॉन्फ्लिक्ट है, जो उनकी चिंता है, जो उनका स्ट्रेस है, वो क्या हो रहा है? धीरे धीरे कम हो रहा है। आप इसको और थोड़ा सा अगर समझें कि अगर आपको बहुत ज्यादा कोई टेंशन हो रहा है और टेंशन होता है तो आप रो लेते हैं। रोना एक अलग मैकेनिज्म है, लेकिन आप बच्चों की तरह रो लेते हैं, तब आपका जो टेंशन है, आपका जो चिंता है, आपको ऐसा लगता है कि आप बिल्कुल और रिलैक्स हो गए। बस वही है रिग्रेशन। रिग्रेशन का मतलब रोना नहीं है, रिग्रेशन का मतलब है कि बच्चों जैसे व्यवहार करना। आप जिस एज के हैं तो आप पीछे की तरफ आप चले जाएं, मतलब कि बच्चों जैसे आप व्यवहार करने लग जाएं, वही रिग्रेशन है। अब दूसरी डिफेंस मैकेनिज्म पे आते हैं जिसको कहते हैं आइडेंटिफिकेशन, और इसका हिंदी होता है तादात्म्यकरण। हिंदी थोड़ा सा टिपिकल है, आपको याद रखने में शायद मुश्किल आएगी, तो ज्यादा बेहतर यह होगा कि आप आइडेंटिफिकेशन याद रखें। ये बड़ी ही इंटरेस्टिंग डिफेंस मैकेनिज्म है, और मैं आपको कहूं कि मैं इस डिफेंस मैकेनिज्म को बहुत ज्यादा यूज करता था। कब मैं करता था? 2004-2005, जब मैं मान के चलता हूं कि 25-26 साल का रहा हूंगा, तब मैं इस डिफेंस मैकेनिज्म को बहुत यूज करता था। आप कहेंगे साहब आप क्यों यूज करते थे? देखिए, अब मैं आपको बताता हूं मैं क्यों यूज करता था और आइडेंटिफिकेशन होता क्या है। आइडेंटिफिकेशन वो होता है कि जो कैरेक्टरिस्टिक्स आपके अंदर नहीं होती है, आप दूसरों के अंदर देखते हैं, और वो जो कैरेक्टरिस्टिक्स है जो आप दूसरों के अंदर देख रहे हैं और आप अपने अंदर डेवलप करना चाह रहे हैं, लेकिन आप कर नहीं पा रहे हैं। वो कैरेक्टरिस्टिक्स, वो विशेषताएं आपके अंदर डेवलप नहीं हुई हैं, लेकिन क्या है, किसी भी तरीके से आप अपने अंदर लाने की उसको कोशिश करते हैं। और जब उन विशेषताओं को आप लाने की कोशिश करते हैं, लाने की मतलब अपने अंदर लाने की कोशिश करते हैं, तो क्या है, आप सिक्योर फील करते हैं। आपके अंदर जो इंफीरियरिटी है, आपके अंदर जो इनसिक्योरिटी है, आपके अंदर जो एंग्जाइटी है, आपके अंदर जो कॉन्फ्लिक्ट है, वो केवल और केवल उस आइडेंटिफिकेशन से कम हो जाता है। मैं अभी आपको कह रहा था कि ये आइडेंटिफिकेशन मैंने बहुत ज्यादा यूज की। कैसे यूज की?
मैंने अभी कहा कि 2004-2005 की बात है और मेरा उस समय वेट था 45-46 केजी। केवल 45-46 किलो का एक लड़का था और वो जितना भी जो वेइंग मशीन है उसके ऊपर मैं उछल जाता था, फिर भी मेरा वजन 46-47 किलो से अधिक आता ही नहीं था। अब आप ये देखें कि ये 45-46 किलो का लड़का कैसा हो सकता है, मतलब बहुत दुबला पतला होगा। अभी भी मैं कोई बहुत मोटा नहीं हूं, लेकिन फिर भी बहुत दुबला पतला होगा। अब बहुत दुबला पतला मतलब कि उसको इनसिक्योरिटी थी। किसको? जो 2004-2005 में जो लड़का था उसकी मैं बात कर रहा हूं। मतलब कि विवेक जो 45-46 किलो का था उसको इनसिक्योरिटी थी, वो अपने आप को इंफीरियर फील करता था, उसको बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट थे। किसको लेकर? अरे मेरी फिजिक अच्छी नहीं है, मैं बहुत ज्यादा दुबला पतला हूं। तब उसने आइडेंटिफिकेशन यूज किया। अब जब व्यक्ति दुबला पतला होता है ना, तो उसको वो लोग ज्यादा अच्छे लगते हैं कि जिनकी बॉडी बहुत अच्छी होती है, जिनके जैसा वो बनना चाहता है। अब उस समय एक हीरो था, अभी भी वो हीरो हैं, लेकिन उस समय बहुत ही स्मार्ट वो हीरो था और आप और हम सब उसको जानते हैं, सलमान खान। अब जब 2004-2005 में जब मैं सलमान खान की मूवी देखता था कि वो किस तरह से हाथ मिलाता है, वो किस तरह से चलता है, वो किस तरह से क्या करता है, बेसिकली मतलब वो किस तरह से बिहेव करता है, मैं बिल्कुल उसको देखता था और वैसे ही कुछ अपने अंदर चलने की, उसके बिहेवियर को अपने अंदर डालने की कोशिश करता था। और जब मैं कोशिश करता था तो क्या होता था, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बूस्ट अप होता था कि जब मैं थोड़ा सा चेस्ट बाहर निकाल के चलता था, मैं जब हाथ मिलाता था, मैं बिल्कुल उसी तरह से करने की कोशिश करता था। तो मैंने क्या है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स मेरे अंदर डेवलप तो नहीं कर पाया, लेकिन मैं वैसा ही मैंने कॉपी करने की कोशिश की। उसी से मेरी इनसिक्योरिटी थोड़ी कम हो गई, मेरी जो चिंता थी इस दुबले पतले शरीर को लेकर वो थोड़ी सी कम हो गई। बस यही है आइडेंटिफिकेशन। आपने बहुत सारी छोटी बच्चियों को देखा होगा, वो कांच के सामने बैठती हैं और क्या होता है, वो अपनी मम्मी की तरह बिंदी लगाती हैं, मम्मी की तरह एक लाल जो चुनरी होती है उसको ओढ़ कर बैठती हैं और कहती, मम्मी मैं बिल्कुल आपकी तरह हो गई हूं। अब क्या वो मम्मी हो गई हैं? नहीं, वो अपनी मम्मी की तरह दिखने के लिए वो केवल क्या कर रही है, मम्मी की तरह एक्ट कर रही हैं, मम्मी की तरह कपड़े पहनने की कोशिश कर रही हैं। और उससे क्या हुआ, उससे वो तो नहीं मान रही हैं कि मैं वो डिफेंस मैकेनिज्म यूज कर रही हैं, लेकिन वो वैसा करने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन जब व्यक्ति में चिंता, व्यक्ति में इनसिक्योरिटी, व्यक्ति में इंफीरियरिटी होगी, तब वो आइडेंटिफिकेशन यूज कर सकता है और उस आइडेंटिफिकेशन से उसकी चिंता, उसका कॉन्फ्लिक्ट कम हो सकता है, जैसा कि मेरा होता था। लेकिन मैंने कल भी कहा था और आज फिर रिपीट कर रहा हूं कि अगर आप बहुत ज्यादा डिफेंस मैकेनिज्म यूज कर रहे हैं तो फिर आप रियलिटी को खराब कर रहे हैं। क्योंकि वास्तविकता क्या है, वास्तविकता ये थी कि मैं बहुत दुबला था, मुझे उसको एक्सेप्ट करना था, मुझे उसके ऊपर मेहनत करनी थी, लेकिन मैंने क्या, मेहनत नहीं की, मैंने उसको कॉपी किया। मैं उसको आइडेंटिफिकेशन के थ्रू मैं उसको दूर करने की मैं कोशिश कर रहा था। इसलिए हो सकता है कि अगर बहुत ज्यादा कोई भी डिफेंस मैकेनिज्म आप यूज करेंगे तो आपको मानसिक बीमारी हो सकती है, और उस मानसिक बीमारी का नाम है पैरानोइया, या आपको कोई भी न्यूरोसिस के सिम्टम हो सकते हैं। तो यह बात हो गई आपकी आइडेंटिफिकेशन की। अब तीसरी डिफेंस मैकेनिज्म, तीसरी का मतलब आज की तीसरी, वैसे हम अगर कल की बात करें तो कल की 3, ये चौथी, ये 5वीं और आज की 6, टोटल 6। उसको कहते हैं प्रोजेक्शन, और हिंदी में उसको कहते हैं प्रक्षेपण। प्रोजेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट डिफेंस मैकेनिज्म है, और ये इंपॉर्टेंट किस लिए है, क्योंकि इसी प्रोजेक्शन के बेस पर ही एक प्रोजेक्टिव टेक्निक बनी है असेसमेंट को लेकर। पर्सनालिटी असेसमेंट आप बात करें या क्लिनिकल असेसमेंट की बात करें तो प्रोजेक्टिव टेक्निक्स बनी हैं, जिसमें आपने TAT के बारे में सुना होगा, जिसमें आपने सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट के बारे में सुना होगा, या आपने रोशार्क इंक ब्लॉट टेस्ट के बारे में सुना होगा। वो सारे के सारे प्रोजेक्टिव टेस्ट हैं। तो वो प्रोजेक्टिव टेस्ट किसके आधार पर बने? वो बने आपके प्रोजेक्शन के आधार पर। इसलिए प्रोजेक्शन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफेंस मैकेनिज्म है।
प्रोजेक्शन का मतलब क्या होता है? प्रोजेक्शन का मतलब होता है फेंकना। फेंकना मतलब किसी को उठा के फेंकना नहीं है। फेंकना मतलब यह है कि उन चीजों को फेंकना, उन विचारों को फेंकना जो आपको अंदर से स्वीकार्य नहीं है। जिन इंपल्सेस को, जिन विचारों को, जिन इमोशन को, जिन बातों को आप अंदर से स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप स्वीकार करने में आपके ईगो को हर्ट हो रहा है, आपको पेन हो रहा है। पेन मतलब मैं साइकोलॉजिकल पेन की बात कर रहा हूं, मतलब आपको उसको तकलीफ हो रही है, अरे लोग मुझे क्या कहेंगे, मतलब कहीं ना कहीं आपका ईगो हर्ट हो रहा है। तो आप क्या करते हैं? उन बातों को दूसरों की तरफ फेंक देते हैं। और इसको एक सिंपल लाइन अगर आपको मैं कहूं, थ्रोइंग अनएक्सेप्टेबल इंपल्सेस थॉट्स टुवर्ड्स अदर। दूसरों की तरफ ऐसी इंपल्सेस को, ऐसे विचारों को फेंक देना जो आपको स्वीकार्य नहीं है, आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। इसका एक बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल आपको दूं कि कल भी मैंने वो एग्जांपल दिया था, आज मैं फिर रिपीट कर रहा हूं कि साइकोलॉजी के एग्जाम में आप फेल हो गए और अब तब क्या होगा? तब लोग आपको कहेंगे अरे इतना आसान पेपर था, तू फेल हो गया। अब जब आपको लोग बार बार कहेंगे तू फेल हो गया, तुझे पढ़ना नहीं आता, तू पढ़ता नहीं है, तू क्या करेगा, अब उस समय क्या है? आपका ईगो हर्ट होगा। अब ईगो हर्ट हुआ तो वो बात, मतलब कि लोग जो आपको कह रहे हैं वो बात आपको एक्सेप्ट नहीं हो रही है, आपकी गलती आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो। तो आप क्या करते हो? आप अपने जो अंदर जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, जो इनर कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, उसको आप फेंक देते हो, उन विचारों को आप फेंक देते हो। कैसे फेंकते हो? अरे मैं तो पढ़ता था, विवेक सर ही नहीं पढ़ाते थे, मैं तो बहुत मन लगाता था, मैं तो सारे नोट्स बनाता था, लेकिन वो ना जो विवेक सर थे जिन्होंने मेरी एग्जाम ली थी, उन्होंने मेरे को जानबूझकर फेल कर दिया। अब आपने अपने आप को बचाने के लिए, अपने ईगो को बचाने के लिए, दूसरे लोगों के ब्लेम से बचने के लिए आपने अपनी फीलिंग को दूसरों के ऊपर फेंक दिया। यही है प्रोजेक्शन। अब इसके बाद एक डिफेंस मैकेनिज्म आती है, रिएक्शन फॉर्मेशन। और रिएक्शन फॉर्मेशन को कहते हैं प्रतिक्रिया निर्माण। रिएक्शन फॉर्मेशन ये भी एक बड़ी मजेदार डिफेंस मैकेनिज्म है। मजेदार डिफेंस मैकेनिज्म क्यों है? यहां पर क्या होता है कि व्यक्ति के अंदर कुछ इमोशंस होते हैं, व्यक्ति के अंदर कुछ इच्छाएं होती हैं, व्यक्ति के अंदर कुछ ऐसे विचार होते हैं जो वो दूसरे लोगों को बता नहीं पा रहा है। तो वो क्या करता है कि उन विचारों को दबा देता है और उसके अपोजिट विचार, उसकी अपोजिट जो इच्छाएं हैं, उसको कहीं ना कहीं बना लेता है। मतलब कि जो चीज है उसके ठीक अपोजिट एक चीज आपने खड़ी कर दी अपने अंदर। जो विचार आपके अंदर है उसके ठीक अपोजिट आपने विचार खड़ा कर दिया। क्यों? क्योंकि ये विचार, जो ये इंपल्स है, ये जो इच्छा है, ये आप पूरी नहीं कर पा रहे हो। तो उस विचार से या उस इच्छा पूरी नहीं होने के कारण आपको जो टेंशन हो रही है, आपको जो चिंता हो रही है, उससे बचने के लिए आपने ठीक उसके अपोजिट विचार या इंपल्स को डेवलप कर दिया। अब इसको एक एग्जाम्पल से समझें। एग्जाम्पल इस तरह से है, मान लिया कि एक लड़का है और वो लड़का एक लड़की से मोहब्बत करता है, लेकिन एक तरफा है, ध्यान रखिएगा, एक तरफा है। लड़की को पता नहीं है, लड़का मोहब्बत कर रहा है, लेकिन अब हो क्या रहा है कि लड़का बता नहीं पा रहा है। अब वो ये कहे कि आई लव हर, तो भाई साहब प्रॉब्लम होती है। भाई साहब वो तेरे से प्यार करती है क्या? वो तेरे से मोहब्बत करती है क्या? तो उसके पास पूछने कौन जाए? तब वो क्या है, वो उसको पेन होता है कि मैं उसको कैसे कहूं, नहीं कहूं, क्या हूं, मतलब वो परेशान है। बल्कि फीलिंग क्या है कि मैं उससे प्यार करता हूं। लेकिन होता क्या है कि जब वो मैं उससे प्यार करता हूं लेकिन वो उसको कह नहीं पा रहा है, तो वो बच्चा परेशान है, वो लड़का परेशान है। तो वो क्या करता है, इस आई लव हर की जो फीलिंग है उसको वो दबा देता है, अनकॉन्शियसली दबा देता है और एक नई फीलिंग को जनरेट कर देता है, नो आई हेट हर। मैंने क्या कहा, ठीक उसके अपोजिट
क्योंकि आई हेट हर कहेगा तो थोड़ा ईगो उसका सेफ रहेगा। अब ये कहे कि मैं उससे प्यार करता हूं, वो सामने वाली तो प्यार नहीं करती, तब क्या होगा? सामने वाली को पता ही नहीं है, तब क्या होगा? और अगर दूसरे लोग क्या कहेंगे, भैया तू उससे प्यार क्यों करता है? तो वो क्या कर रहा है, दूसरी एक अपोजिट फीलिंग को अपने मन में डेवलप कर लेता है। तो आई लव हर की जगह वो कह देता है आई हेट हर। लेकिन इसमें भी बड़ा और मजेदार वाला पॉइंट है कि लोग फिर पूछेंगे, भाई साहब आई हेट हर, तू उससे हेट क्यों करता है? प्रश्न ये भी था कि भाई साहब तू उससे प्यार क्यों करता है। अब ये है कि साहब तू उससे हेट क्यों करता है। दोनों में लोग क्या कर रहे हैं, दोनों में लोग उसको परेशान करेंगे। तो उसके अंदर एक नई फीलिंग, एक नई रिएक्शन डेवलप हो जाती है। वो कहता है नो, आई डोंट हेट हर, शी हेट्स मी। समझिएगा, शी हेट्स मी। अब उससे भाई साहब पूछने कौन जाए कि तू इस लड़के से क्यों हेट करती है। अब ये यही मान के चलता है, नो शी हेट्स मी, वो मेरे को देखती नहीं है, वो मेरे से बात नहीं करती है, वो ऐसी है, वो वैसी है, अलग अलग तरीके की बातें कर रहा है। नो शी हेट्स मी। अब आप खुद देखें अंदर क्या चल रहा है। अंदर जो बेसिक, जो ओरिजिनल जो फीलिंग है वो क्या है, आई लव हर। लेकिन उसको वो सप्रेस करके एक नई फीलिंग को आई हेट हर या शी हेट्स मी, इस तरीके की फीलिंग को वो डेवलप कर रहा है। उससे क्या है, उसके उस जो ईगो है वो थोड़ा सा सेफ रहता है। यह है आपका रिएक्शन फॉर्मेशन। अब एक लास्ट और हम डिस्कस कर लें, जिसको कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट और इसका हिंदी होता है विस्थापन। डिस्प्लेसमेंट की जो डिफेंस मैकेनिज्म है उसको घर वाले बड़े यूज करते हैं। आप इसको इस तरह से समझ लें कि मैं अपने ऑफिस में हूं और मेरे बॉस ने मुझे बहुत तेज डांट दिया, और अब आप ये बताएं कि क्या मैं अपने बॉस को कुछ कह पाऊंगा? नहीं कह पाऊंगा। क्यों? क्योंकि मुझे वहां नौकरी करनी है, मुझे वहां सर्विस करनी है, तो मैं अपने बॉस को कुछ नहीं कह पाऊंगा। क्यों? क्योंकि साहब अगर बॉस को कुछ कहा तो नौकरी से निकाल देगा। तब इसका क्या होगा कि मैं अपनी जो ओरिजिनल मेरा सिचुएशन क्या है, बॉस ने मुझे डांटा है, मतलब मैं बॉस की तरफ तो मैं कुछ कह नहीं पा रहा हूं, तो मैं क्या करता हूं, मेरे अंदर जो गुस्सा है, जिसके कारण मैं परेशान हूं, जिसके कारण मैं कॉन्फ्लिक्ट में हूं, तो मैं घर जाता हूं और घर अपने बच्चे को पटापट मारने लग जाता हूं। क्या हो रहा है, मैं अपनी फीलिंग को डिस्प्लेस कर रहा हूं। मैं एक जो ओरिजिनल स्टिमुलस है, ओरिजिनल जो सिचुएशन है, उससे दूसरे सिचुएशन पे, मतलब कि वो ओरिजिनल नहीं है। बेसिकली गुस्सा किसके ऊपर है? गुस्सा है बॉस के ऊपर, लेकिन मैं गुस्सा निकाल किसके ऊपर रहा हूं? अपने बेटे के ऊपर। यही है डिस्प्लेसमेंट। और ये सारी के सारी डिफेंस मैकेनिज्म हम लोग यूज करते ही हैं, लेकिन फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, आप बार बार रिपीट करने लग जाए, बार बार आप डिफेंस मैकेनिज्म यूज करने लग जाए, तो भाई साहब पागल हो जाएंगे। पागल मतलब आप मानसिक रोगी हो जाएंगे। इसलिए डिफेंस मैकेनिज्म यूज करिए, लेकिन एक हेल्दी वे में। बार बार अपनी रियलिटी को खराब मत करिए, वास्तविकता जो है उसको स्वीकार करिए। तो आज का टॉपिक कितना ही, कल फिर कुछ और अगर डिफेंस मैकेनिज्म होंगी तो वो आपके साथ डिस्कस करने आऊंगा। तब तक के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।